अभी 31 अगस्त को पीएम मोदी चीन में एससीओ मीटिंग के लिए गए थे। यह उनकी 7 वर्ष बाद पहला चीन दौरा था, जो 2020 गलवान क्लैश के बाद हुआ था, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की जान गई थी। China ordered the attack on Indian troops in the Galwan River Valley. The satellite imagery of that area shows at least 4 Indian positions in the vicinity of the border. भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। अब बात करते हैं कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। तो ट्रंप ने इंडियन एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगा रखे हैं, 25% बेसलाइन और 25% रूस से तेल खरीदने की सजा के रूप में। हालांकि लंबे समय से चीन और यूरोप हमसे कहीं ज्यादा तेल और गैस रूस से लेते रहे, लेकिन ये टैरिफ सिर्फ हमारे ऊपर लगाया गया है। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका हमारा एक बड़ा मार्केट रहा है, जहां हम ऑलमोस्ट $86 बिलियन यानी 7 लाख करोड़ का सामान बेचते रहे। इसमें टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा और आईटी सर्विसेज शामिल है। इन टैरिफ से भारत का $60 बिलियन का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, जिसका असर टेक्सटाइल, लेदर और जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उन पे पड़ने वाला है। उदाहरण के लिए सूरत का डायमंड इंडस्ट्री, जो अमेरिका को $10 बिलियन से अधिक का एक्सपोर्ट करता था, और तिरुपुर की गारमेंट फैक्ट्रीज, जहां थाउजेंड्स जॉब्स खतरे में आ चुकी है। गारमेंट्स के प्राइसेस यानी कर्टेन, बेडशीट और यार्न, ये सब के प्राइसेस 50% से बढ़ गए हैं। अब इतने हाई प्राइस पे यूएस मार्केट में कंपिटेंट बने रहना काफी मुश्किल है। ओब्वियसली ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे हैं। अब बायर्स या तो बांग्लादेश या फिर वियतनाम जाने लगे हैं। ये टेक्सटाइल बिजनेस और जितने भी ऐसे बिजनेस है, चाहे वो लेदर हो, डायमंड पॉलिशिंग हो, ये सब लो मार्जिन रखकर अपना काम करते हैं। इनके बैलेंस शीट इतने स्ट्रांग नहीं होते और रियल मायनों में बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट करते हैं। कम इन्वेस्टमेंट यानी 100-200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट हो जाते हैं। और गारमेंट सेक्टर में मैक्सिमम काम करने वाले कौन लोग हैं? महिलाएं होती है, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन उनको बुनाई और सिलाई का काम पता होता है, तो इस काम में लग जाती है। इन सब की लाइफ अफेक्ट होने वाली है। इंडिया की एमएसएमई अभी जीएसटी और नोटबंदी से उभर ही रहा था, तब तक ये टैरिफ वॉर हो गया। और ऐसे मुश्किल समय में हमारी गवर्नमेंट को ट्रेड यूनियन से बात करके उनकी प्रॉब्लम सुनने और उनको फाइनेंशियल एड देने की बजाय हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर बिहार के इलेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर बनने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। ये झटका मिट है सनातनियों के लिए, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करें। यह दुर्भाग्य हमारे देश का, या जितने भी लोग हमारे देश में मिनिस्ट्रीज संभाल रहे हैं, किस आधार पे उनको मिनिस्ट्रीज दिया जाता है नहीं पता। इनमें से अधिकांश लोगों को कोई आइडिया नहीं होता है जो वो मिनिस्ट्रीज संभाल रहे होते हैं। आज पेट्रोल का मंत्री एजुकेशन देखने लगता है, एजुकेशन वाला फाइनेंस में चला जाता है, फाइनेंस वाला इन्वायरमेंट देखने लगता है, इन्वायरमेंट वाला ट्रेन चलाने लगता है। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, व्यापारियों से कहना चाहता हूँ, देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान करते हैं। और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहाँ स्वदेशी जूता है। रैलीज में भाषण देने और दुकान पे स्वदेशी का बोर्ड लगाने से कोई भी कंट्री आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। पॉलिसीज कहाँ है? क्या हम आज उन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आज से 10 वर्षों बाद इन्फ्लुएंस करने वाली है? हमारा सेमीकंडक्टर चिप्स कहाँ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सारा कुछ चीन में बनाया जा रहा है और इंडिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। चाइना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिल्ड किए। वे गूगल, यूट्यूब और फेसबुक को चीन में नहीं चलने देते, उन्होंने अपने क्रिएट किए, और उनका पूरा जो सिस्टम है, उन्होंने अपना सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री खड़ा किया और अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये उन्होंने खुद अपने आप बनाया है। तो वो सेल्फ सफिशिएंट है। उनकी खुद की ई कॉमर्स कंपनी जो अलीबाबा है, वो अमेजोन को पूरी कंपटीशन देती है। तो उन्होंने काम किया, पॉलिसीज बनाई, अपने सिस्टम में टेक्नोक्रेट्स लेकर आए। और हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जिनको कायदे से देश के लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए, उनको रिफॉर्म करने चाहिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को सिस्टम में इन्वॉल्व करने चाहिए। लेकिन ये सब छोड़कर मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस का पूरा फोकस रहता है कि आने वाला इलेक्शन कैसे जीता जाए, कैसे इलेक्टोरल रोल्स के जरिए इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज करा जाए। हुआई, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, जो इंडिया में 1999 से ऑपरेट कर रही थी, 2G और 3G नेटवर्क के लिए इक्विपमेंट सप्लाई देख रही थी, अब तो खैर बैन हो गया है। तब इसने एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन के साथ मिलकर भी काम करा था, बेस स्टेशन बनाने में, राउटर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में। उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का केवल खर्च था तकरीबन $20 बिलियन का था, और ये अमाउंट इतना ह्यूज है, इंडिया का पूरा प्राइवेट सेक्टर लगा लीजिए, मतलब अंबानी, टाटा, महिंद्रा, बिरला, अडानी मिलकर भी इसका आधा खर्च नहीं कर पा रहे थे। और मेरा एक सवाल है, क्या हम इस दौर में जहाँ पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है, कंट्रीज एक दूसरे पे इतना डिपेंड करती हैं, क्या हम खुद को एक कमरे में बंद कर रख पाएंगे? अगर हम अपने सामान बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ कौन खरीदेगा? क्या डोमेस्टिक ऑडियंस के पास उतनी परचेजिंग पावर है कि वो इतना सामान जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर होता है
वो कंज्यूम कर पाएंगे। जबकि ये बात आरबीआई कह चुकी है, जो इकोनॉमिस्ट है वो कह चुके हैं, और बिजनेस ओनर्स वो भी बोल चुके हैं कि यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड नहीं है। और ऐसे वक्त में ओवरनाइट $50 बिलियन का मार्केट खत्म हो जाता है। $50 बिलियन यानी 4 लाख करोड़। अब सवाल ये है कि हमारी डोमेस्टिक कंज्यूमर जो ऑलरेडी महंगाई का सामना कर रही है, वो अतिरिक्त अपने पैसे खर्च करके 4 लाख करोड़ का सामान कंज्यूम कर पाएंगी? स्वदेशी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो इंडियन कंज्यूमर को ही परचेस करना चाहिए। डेफिनेशन तो यही है स्वदेशी का कि किसी से सामान खरीदना बेचना नहीं है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो अपने देश में बनाओ और खुद कंज्यूम करो। लेकिन बात यह है कि खरीदेगा कौन? जो पैसे वाले लोग हैं, जो एचएनआईज है, वो तो सब बाहर सेटल हो गए हैं। मिडिल क्लास जो ऑलरेडी टैक्स, महंगाई, नोटबंदी और जीएसटी से परेशान है, उसके पास तो कोई सेविंग बची नहीं है। और बाकी के जो लोग हैं, खुद गवर्नमेंट बताती है कि वो 80-90 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं। तो क्या हमें उनसे यह उम्मीद रखना ये सही होगा कि वो अपने डेली खर्चे के अलावा ये वो भी सामान खरीदे जो हम बाहर बेचा करते थे, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल के सामान जैसे बेडशीट, पिलो कवर, कर्टेन, लेदर प्रोडक्ट वगैरह ये सब। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है, लंबे समय से ये मांग रही है लोगों की, कि खासकर विपक्ष की, कि जीएसटी कम करा जाए। इन लोगों को लूटा जा रहा है। जो स्लैब पहले 18 या 28% का रहता था, अब उसे कम कर 5 या 12% पे ला दिया गया है। पहले दूध, पनीर, रोटी, चपाती, बुक्स, बच्चों की पेंसिल, इरेजर, शार्पनर से लेकर कैंसर की दवाइयों तक सब पे जीएसटी लगा हुआ था। किसी चीज को छोड़ा नहीं गया था। लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस, सब जीएसटी के दायरे में थे। हालांकि अब इन सब पे जीएसटी जीरो कर दिया गया है। Exemption of GST on all individual life insurance policies. गवर्नमेंट ने इसे बड़ी राहत बताई है। तो क्या पहले 8 वर्षों से हमें लूटा जा रहा था? अगर अभी कम किया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कम करना संभव तो था, लेकिन इसे पहले क्यों नहीं किया गया? अब बात करते हैं कि जीएसटी स्लैब कम करने के पीछे का मोटिवेशन क्या रहा होगा। क्या ट्रम्प की 50% टैरिफ ने गवर्नमेंट को ये फैसला लेने पे मजबूर कर दिया, जिससे कि हमारी परचेजिंग पावर बढ़े और जो सामान अमेरिका की बाजारों में ना बिके उसे हम परचेस करने की स्थिति में आ पाए? या फिर ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए किया गया है, जिससे कि हमारी सामान कम लागत में बने और जो एक्सपोर्ट है उस पर 50% टैरिफ लगने के बाद भी कम्पिटेटिव बना रहे? या फिर अभी फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि कम रेट होंगे तो लोग सामान ज्यादा खरीदेंगे, मार्केट में पैसा आएगा? या फिर गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेती है, एक चुनाव का एंगल तो रहता ही रहता है। जिस स्टेट में चुनाव होने वाले होते हैं उसे फटाफट पैकेजेस मिलने लगते हैं। तो हाल ही में अभी तो बिहार का असेंबली इलेक्शन है और बंगाल का भी चुनाव कुछ टाइम में होने वाला है। तो हो सकता है कि ये मोटिवेशन रहा हो कि चुनाव में जो लोग महंगाई के मुद्दे पे वोट करने वाले हैं उनको कैटर किया जाए। ट्रम्प का जो एडवाइजर है पीटर नेवारो, उसने बोला है क्योंकि इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल खरीद रहा है और उसको रिफाइन करके यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज को बेच रहा है, वहां से डॉलर्स कमा रहा है और फिर उसी डॉलर से वापस रशिया से तेल खरीद रहा है। और इसमें सच्चाई भी है, हम एक टाइम पे $40 पर बैरल पे रशिया से तेल ले रहे थे, लेकिन इसका फायदा किसको हुआ? हम और आप तो पिछले 3-4 वर्षों से वही ₹100 पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, हमें तो कोई फायदा नहीं मिला। ये ज्यादातर जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, रिलायंस पेट्रोलियम, और हमारी पब्लिक कंपनियां हैं, उन्होंने कच्चा तेल खरीदा, प्रॉफिट बनाए और अब टैरिफ की मार आम जनता को बियर करना पड़ रहा है। इस प्रॉफिट का क्या हुआ? इन टोटल 3-4 वर्षों में लगभग 1-1.25 लाख करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। ये रुपीस कहाँ गए? क्या ये अंबानी पेट्रोलियम के अकाउंट में गए या जो अपने पब्लिक कंपनियां हैं उनके पास गई? और सबसे ज्यादा तेल अंबानी की रिलायंस ने खरीदा और एक और कंपनी है नायरा, उन्होंने भी खरीदा। अब तो जो प्राइवेट कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ उसका तो अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनियां की जो प्रॉफिट है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने उस प्रॉफिट का क्या किया? क्योंकि लोगों को तो कोई राहत नहीं दिया गया। 2010 में हमारा चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट $23 बिलियन का था, जो अब बढ़कर ऑलमोस्ट $100 बिलियन तक पहुंच चुका है, यानी अब 4 टाइम्स हो चुका है। और ये तब हुआ जब गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए। 2015-16 में ही मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और सेल्फ रिलायंस जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए। मोटिवेशन तो यही रहा होगा कि अब हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक, कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक, कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक, कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सबमरीन, कम मेक इन इंडिया। लेकिन क्यों इन सब के बावजूद ट्रेड डिफिसिट कम या कांस्टेंट रहने की बजाय बढ़ा ही है? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में काफी पीछे छूट चुके हैं, या फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना इतना हेक्टिक हो चुका है कि चाइना से इंपोर्ट करना ज्यादा इजी लगता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आज भारत का 45% इलेक्ट्रॉनिक्स चीन से आता है।
जो $51 बिलियन का मार्केट है, जिसमें मुख्य रूप से इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बैटरी और मोबाइल पार्ट्स ये सब है। आज भारत में स्मार्टफोन असेंबली 60% चाइनीज कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है। एपीआईज यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, हमारा जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री 70% अपना एपीआईज और 90% बायोसिमिलर एपीआईज चीन से इंपोर्ट करता है, जिसका साइज $6 बिलियन का है। एंटीबायोटिक जैसे एपीआईज के बिना ड्रग प्रोडक्शन रुक सकता है, जैसा कि 2020 गलवान क्लैश के दौरान देखने को मिला था, जब चाइनीज कंपनीज ने एपीआईज या तो रोक दिए थे या फिर उनके प्राइसेस 30% तक बढ़ा दिए थे। आजकल काफी सोलर एनर्जी को लेकर बातें चलती रहती हैं, लेकिन आज भारत की जो सोलर कैपेसिटी है 80% चाइनीज पैनल्स पर निर्भर करती है। लॉन्जी जैसे चाइनीज स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज भारत के 70% सोलर मॉड्यूल सप्लाई करते हैं। और जहां तक ईवी का सवाल है, 90% मैग्नेट्स चीन से आ रहे हैं। भारत का जो ईवी टारगेट है 2030 तक 30% नई ईवी कार्स का, यह अब चीन पे हमारी डिपेंडेंस को और बढ़ाएगा ही। BYD जैसे चाइनीज फर्म्स भारत में ईवी बैटरी प्लांट तो लगा रहे हैं, लेकिन सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स लोकली मैन्युफैक्चर करने की बजाय चीन से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। गलवान क्लैश के बाद हमने 200 से ज्यादा चाइनीज एप्स बैन किए, इन्वेस्टमेंट के रूल्स तगड़े किए, लेकिन हमने अपना चीन से इंपोर्ट क्यों नहीं कम किया? जो इंपोर्ट 2020 में 86 बिलियन का था, उसको कम या कांस्टेंट रखने की बजाय 2024 में यह बढ़कर 113 बिलियन पर जा पहुंचा है। तो ये एप्स बैन करने का मोटिवेशन क्या था? जब हम बिजनेस लगातार चीन से करते ही आ रहे हैं और करते ही नहीं आ रहे, बिजनेस का वॉल्यूम भी बढ़ाते रहे, तो क्या बस डोमेस्टिक ऑडियंस के गुस्से को शांत करना मोटिवेशन था? क्योंकि डेटा दिखा रही है कि हम चीन से सामान लगातार खरीदते ही आए। जिस चीन ने हमें कोरोना दिया, जिसने लाखों इंडियंस की जान ली, पूरी अर्थव्यवस्था को जिसने एक तरीके से डुबा दिया, फिर इन्हीं चाइनीज ट्रूप्स ने हमारे 20 सैनिक मार दिए। इसके बावजूद हम चीन से लगातार सामान लेते ही आए हैं और यहाँ असेंबली करके मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाकर बेच रहे थे। तो एक बात तो है क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें अपने सोलर टारगेट्स, ईवी टारगेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेनरिक मेडिसिन, सेमीकंडक्टर, हर चीज के लिए आज हमें चीन की तरफ देखना पड़ रहा है। आज जब अमेरिका ने हम पे 50% टैरिफ का तमाचा मारा, हम फिर उसी चीन की एक्सिस में बैठने जा रहे हैं। चीन पे इतना डिपेंडेंट होने के बावजूद और उसकी ग्रुप में जाने के बाद क्या हम चीन के साथ नेगोशिएट करने की स्थिति में रह पाएंगे? क्या हम अक्साई चीन पे अपने बात को रख पाएंगे? क्या हम चीन से और अरुणाचल प्रदेश को बचा पाएंगे, जिसे बार बार चीन ने क्लेम करा है? क्या हम हाई मोरल ग्राउंड रखते हुए ताइवान के लिए खड़े हो सकते हैं? और कौन नहीं जानता कि तिब्बत को लेकर चीन कितना एग्रेसिव रहा है। चाइना जिस तरीके से रेड सी के अराउंड में पोर्ट बनाकर अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, और उतना दूर क्यों जाना, इंडियन ओशन की बात कर लेते हैं। अभी इंडियन ओशन की चारों तरफ चीन ने जाल फैला रखा है। हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके पोर्ट चीन ने ले रखे हैं, जैसे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो, या श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, या फिर बांग्लादेश का चितागोंग, या फिर म्यांमार का काउपाऊ। इन सब के पोर्ट चीन ने कब्जा कर रखे हैं। तो हमारे पास चीन की इस रणनीति को काउंटर करने के लिए क्या प्लान है? और ये कौन भूल सकता है, अभी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने जिस तरीके से खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और हमारे सारे लाइव इनपुट्स पाकिस्तान को प्रोवाइड कराए गए। हमारे आर्मी के ऑफिसर्स बोल रहे थे कि उन्हें 2 फ्रंट पे वॉर लड़नी पड़ रही थी, एक पाकिस्तान के साथ और दूसरा चीन के साथ। तो आज की डेट में पाकिस्तान के पास जितने भी आर्म्स है, उसमें 80% चीन दे रहा है। और पाकिस्तान को इक्विप करना हमारे लिए कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। That the government of India thought they were fighting Pakistan, and when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81%. हम 150 करोड़ की आबादी वाले देश हैं। हमें किसी भी देश या समूह पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। समय की मांग यही है कि भारत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र बनाए और मजबूत बनाए, ताकि हम अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले ले सकें। यही हमारी असली आत्मनिर्भरता होगी।